रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीमा और रीमा दो बहनें थीं। वैसे तो वो दोनों सौतेली बहनें थीं, लेकिन दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। दोनों ही एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहती। जहाँ एक तरफ सीमा रसोई का सारा काम संभालती, वहीं रीमा घर की साफ सफाई जैसे बाकी कामों को देखती। लेकिन जहाँ ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, वहीं इनकी दूर की दादी सोमवती इनके प्यार से बड़ी परेशान थी। वो कुछ दिनों के लिए इनके घर रहने आती है और वो इन दोनों का आपस में प्यार देखकर उन्हें अलग करने की योजनाएं बनाने लगती है और एक दिन खुद से बोलती है, भगवान झूठ ना बुलवाए, ये दोनों सौतेली बहनें हैं, पर दोनों में सगी से भी ज्यादा प्यार है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये दोनों तो मेरी कद्र करना ही भूल जाएंगी। नहीं नहीं सोमवती, तू ऐसा नहीं होने दे सकती, कुछ सोच। जिसके बाद सोमवती अपने मन में ये ठान लेती है कि वो सीमा और रीमा की खुशहाल जिंदगी में आग लगा के ही मानेगी। अगले दिन जब सीमा कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती है, तो उसकी दादी उसके पर्स से पैसे चुराकर रीमा के बैग में डाल देती है। और जब सीमा अपने बैग को देखती है तो वो बोलती है, अरे ये मेरे पैसे मिल क्यों नहीं रहे? ऐसे कैसे? आखिर कहाँ गए? मैंने यहीं तो रखे थे, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटी, भगवान झूठ ना बुलवाए, जरूर ये पैसे रीमा ने लिए हैं। अब तो ये मान ना मानिए, तेरी मर्जी है। क्या दादी आप भी, वो ये पैसे क्यों लेगी? आप भी ना कुछ भी बोलती हो। उसे पैसे चाहिए होते तो मुझसे मांग लेती, वो मेरी बहन है, मैं उसे मना थोड़ी करती। बहन तो है, लेकिन आखिर सौतेली ना। अरे मैंने खुद उसे तेरे पर्स से पैसे निकालते देखा है। अब तो ये मान ना मान तेरी मर्जी है। अगर तुझे यकीन नहीं होता तो वो रसोई में है, इतने तो उसका पर्स चेक कर ले। जिसके बाद अपनी दादी के कहने पर सीमा रीमा का पर्स चेक करती है और खोए हुए पैसे उसमें मिल जाते हैं। जिसके बाद सोमवती अपनी पोती को भड़काने के लिए बोलती है, देखा, भगवान झूठ ना बुलवाए, मिल गए ना पैसे। मैंने तो बोला ही था। अब तू उसे जमकर सुना दे और सवाल कर उससे कि उसने पैसे क्यों लिए और उसकी बोलती बंद कर दे। नहीं दादी, रहने दो, आखिर वो मेरी बहन है, जरूरत होगी तो ले लिए होंगे, कोई बात नहीं। आप भी ये भूल जाओ और मैं भी भूल जाती हूँ। जिसके बाद वहाँ रीमा आकर कहती है, सीमा कॉलेज नहीं चलना क्या? मैंने हम दोनों का लंच पैक कर लिया है और अब जल्दी चल। दादी तो है ही बातों की पेटी, घर आकर बात कर लियो, अभी कॉलेज चल वरना लेक्चर मिस हो जाएगा। और उसके बाद सीमा और रीमा कॉलेज के लिए निकल जाती हैं और बेचारी दादी का प्लान धरा का धरा रह जाता है। शाम को जब दोनों बहनें घर आती हैं, तो रीमा बोलती है, सीमा कल कॉलेज पार्टी में तो क्या डालने वाली है? मैं तो वो ब्लैक सूट डालूंगी, वो मुझ पर बड़ा अच्छा लगता है, कॉलेज के सभी लोग मुझे ही देखेंगे। अरे पर वो तो मैं डालने की सोच रही थी, वो तो मुझ पर भी बहुत जमता है। अच्छा एक काम कर, तू ही डाल ले, मैं कुछ और डाल लेती हूँ। दोनों की ये सारी बातें वहीं बैठी दादी सुन लेती है और मन में बोलती है, ना रहेगा सूट और ना रहेगा दोनों सौतेली बहनों में प्यार। और भगवान झूठ ना बुलवाए, अब सौतेली बहनें प्यार से साथ रहती अच्छी थोड़ी लगती हैं। इतना कहकर सोमवती रात को सीमा और रीमा के कमरे में जाती है और वो काला सूट फाड़ देती है और फाड़कर वापस अपनी जगह पर रखकर सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, रीमा तैयार होते हुए अपनी दादी को आवाज मारकर बोलती है, दादी दादी मेरी बात सुनो, जरा यहाँ आना। क्या हुआ लाडो, क्यों चिल्ला रही है? क्या हो गया, आसमान फट गया या जमीन? दादी आपने मेरा ब्लैक सूट देखा, कहीं मिल नहीं रहा है। और उसके बाद सोमवती घबराने का नाटक करते हुए बोलती है, बेटा वो तो मैं। दादी क्या बकरी की तरह मैं कर रही हो? मुझे लेट हो रहा है, अगर देखा है तो बताओ ना। बेटी, कल मैंने देखा कि सीमा तेरे सूट को कैंची से काट रही थी और बोल रही थी कि ये सूट अगर मैंने नहीं पहना तो रीमा भी नहीं पहनेगी। जिसके बाद रीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर आ जाता है, क्योंकि रीमा का स्वभाव सीमा के स्वभाव से थोड़ा गुस्से वाला था। लेकिन वो खुद के गुस्से पर काबू करते हुए बोलती है, कोई बात नहीं दादी, मैं कुछ और पहनकर चली जाती हूँ। इतना कहकर वो दूसरे कपड़े पहनकर अपनी बहन के साथ चली जाती है और उसे ऐसे चुप चुप देखकर सीमा बोलती है, क्या हुआ मेरी राजधानी एक्सप्रेस, इतनी चुप क्यों है? अच्छा अब ये आप पूछ रही हो? हाँ बताना क्या हुआ? आपने मेरा ब्लैक सूट कैंची से फाड़ा और अब पूछ रही हो कि क्या हुआ?
अरे लड़की, तू पागल हो गई है क्या? मुझे सूट फाड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? तू पहने मैं पहनूं, बात तो एक ही है ना। तूने भी तो मेरे पर्स से पैसे चुराए थे, लेकिन मैंने कुछ बोला क्या? पैसे? वो भी मैंने? नहीं तो कब चुराए? और ये किसने कहा? दादी ने बताया। मुझे भी दादी ने बताया कि तूने मेरा सूट फाड़ा। पर दादी ऐसा क्यों करेंगी? अरे तुम बहुत भोली हो सीमा। भले ही हम दोनों बहनें हैं, पर हैं तो सौतेली ना। उनको हमारा इतना घुलना मिलना पसंद नहीं आया, बस इसलिए उन्होंने सूट फाड़ा और पैसे भी चुराए। हमें कुछ तो करना होगा जिससे दादी की आदत छूट जाए, वरना उनके चक्कर में सच में हमारे बीच दरार आते देर नहीं लगेगी। जिसके बाद सीमा और रीमा मिलकर एक प्लान बनाते हैं और दोनों मुंह फुलाकर घर वापस आती है। और उनका चेहरा देखकर ही सोमवती समझ जाती है कि दोनों बहनों का रिश्ता अब टूट गया है और वो बोलती है, भगवान झूठ न बुलवाए, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब ये दोनों एक दूसरे पर नहीं, बस मुझ पर ध्यान देंगी। इतना कहकर सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। और सुबह होने पर सोमवती आवाज लगाकर सीमा से बोलती है, सीमा, सीमा बेटा चाय नाश्ता ले आ। पर दादी, चाय नाश्ता तो मैंने बनाया ही नहीं। पर क्यों? दादी, मैं क्यों बनाऊं? ये मैडम घर का थोड़ा सा काम करके आराम करती है और मुझे सुबह शाम चूल्हा चौका करना पड़ता है। अब से ना मैं ना सुबह का काम करूंगी ना शाम का। जिसके बाद बेचारी सोमवती को खुद ही सबका नाश्ता बनाना पड़ता है और वो आवाज लगाकर रीमा को घर के काम करने को कहती है। और रीमा जवाब देती है, दादी, मैं कोई झाड़ू पोछा नहीं करूंगी। जब ये खाना नहीं बना रही तो मैं क्यों साफ सफाई करूं? यानी ये मैडम तो बिना मेहनत की रोटी खाए और मैं इस घर में नौकरानी की तरह काम करूं। जिसके बाद बेचारी बूढ़ी दादी को ही पूरे घर का काम करना पड़ता है। और उसको इतना काम करता देखकर सीमा रीमा से बोलती है, रीमा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हमारी दादी इतना काम कर रही है, मैं उनकी कुछ मदद कर दूं क्या? नहीं सीमा, कोई जरूरत नहीं है। हमने आज तक जब जब वो आई तब तब उनको काम नहीं करने दिया और सब खुद किया, उनका सम्मान किया, पर उनको कोई हक नहीं है हमें लड़वाने का। अरे भले ही हम सौतेली बहनें हों, लेकिन हम दोनों में प्यार सगी बहनों से भी बढ़कर है और ये बात उनको समझनी ही पड़ेगी। पर वो कुछ महीनों के लिए ही तो आई है, क्या ये सब सही है? सब सही है, अब तुम चुप रहो। जिसके बाद दिन यूं ही बीतते हैं और सोमवती अब खुद ही घर के काम करती और तो और रसोई भी संभालती। वही सीमा और रीमा उसके आगे लड़ने का नाटक करती। और ऐसे ही एक दिन बेचारी दादी घर में पोछा लगाते हुए गिर जाती है और वो रोते हुए बोलती है, अरे कोई मुझे उठाओ, मेरी टांग टूट गई रे। उसकी आवाज सुनकर सीमा और रीमा वहाँ आते हैं और सीमा बोलती है, दादी मुझसे अकेली नहीं उठेंगी। रीमा, हाथ लगवाओ। अगर तुम इन्हें उठाओगी तो मैं नहीं उठाऊंगी। अरे भगवान झूठ ना बुलवाए, लड़ना बंद करो और मुझ पर तरस खाओ। सोमवती की बात सुनकर रीमा और सीमा मिलकर उसे बेड पर लिटा देती हैं और रीमा बोलती है, क्यों दादी, दूसरों के लिए खड्डा खोदोगी तो खुद तो गिरोगी ही ना। ये सब सुनकर सोमवती को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी उम्र की होकर भी नादान थी, जो दो बहनों में लड़ाई करवाना चाहती थी। जिसके बाद वो दोनों बहनों से माफी मांगकर अपने गांव वापस चली जाती है और ये दो सौतेली बहनें सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार के साथ हमेशा खुश रहती है। दीपिका एक बहुत ही अच्छी, सुंदर और सुशील लड़की थी। उसे खाने पीने का बहुत शौक था, पर सबसे ज्यादा गोलगप्पे। वो अलग अलग जगह जाकर गोलगप्पे खाया करती थी। धीरे धीरे उसे इसकी लत लगना शुरू हो जाती है। जिस दिन वो गोलगप्पे नहीं खाती थी, उसे अपना दिन अधूरा लगता था। उसकी इस लत के कारण उसकी माँ रीता और पिता कृपाल बहुत परेशान रहते थे। ऐसे ही एक दिन, अरे दीपिका, कब तक सोती रहेगी? चल उठ जा, निकम्मी। अरे माँ, क्यों परेशान कर रही हो सुबह सुबह? कोई काम नहीं है क्या? अरे बेटा, सुबह के 8 बज चुके हैं, तुम अभी तक सोती रहोगी क्या? कॉलेज नहीं जाना? नहीं माँ, आज कॉलेज की छुट्टी है। मैं और मेरे सारे दोस्त मिलकर आज चांदनी चौक जा रहे हैं, वहाँ के स्पेशल गोलगप्पे खाने। हाय रे, तेरे गोलगप्पे के चस्के! चल जल्दी से तैयार हो जा और सुन, शाम को टाइम
नहीं तो जाने नहीं दूंगी। बिल्कुल माँ, क्यों नहीं। दीपिका जल्दी से उठ खड़ी होती है और तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ चांदनी चौक चली जाती है। वहाँ जाकर वो अलग अलग तरीके के गोलगप्पे खाकर ट्राई करती है। शाम को जब वो घर आ रही होती है तब रास्ते में उसे उसका बॉयफ्रेंड राहुल मिलता है। कहाँ से आ रही हो तुम? मैं तो अपने दोस्तों के साथ चांदनी चौक घूमने गई थी। मुझे ना सब पता है। तुम ना किसी और के साथ गुलछड़े उड़ाती फिर रही हो और मुझे बोलती हो कि दोस्तों के साथ घूमने गई थी। राहुल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। ये बात बोलकर राहुल वहाँ से चला जाता है। दीपिका उदास और रोती हुई घर आती है और सीधा अपने कमरे में घुस जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। दीपिका धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है। उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। उसकी माँ ये सब देखकर काफी परेशान हो जाती हैं और उसकी दोस्त रेखा को घर बुलाती हैं। क्या हुआ आंटी जी, आपने मुझे बुलाया? अरे रेखा बेटा, पता नहीं दीपिका को क्या हो गया है। ना ढंग से खाती है, ना पीती है, ना ही किसी से बात करती है। मुझे तो बड़ी चिंता होती है उसकी। कोई बात नहीं आंटी, मैं बात करती हूँ उससे। रेखा दीपिका से मिलने उसके कमरे में जाती हैं और उससे पूछती हैं, दीपिका, क्या हुआ दीपिका तुझे? रेखा तुझे पता है राहुल ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। क्या? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। तो छोड़ उसे यार, जो चला गया सो चला गया, तू उस पे ज्यादा ध्यान मत दे और चल तेरे को जन्नत में ले चलती हूँ। रेखा दीपिका को अपने साथ गोलगप्पे खिलाने ले जाती है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ गोलगप्पे का कंपटीशन हो रहा है। दीपिका तो इसमें पार्टिसिपेट करना, तू पक्का सबको हरा देगी, मेरी गोलगप्पा क्वीन। क्या? मैं? हाँ तू मेरी माँ। चल अब तैयार हो जा, कब से गोलगप्पे की तरह मुंह फुला रखा है। रेखा वहाँ जाकर दीपिका का नाम दर्ज करवा देती है। फिर क्या था, उसने अपने गोलगप्पे खाने पीने का गुण वहाँ भी दिखा दिया। देखते ही देखते वो हर किसी को हरा देती और कंपटीशन जीत जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। दीपिका बड़े बड़े खाने पीने के कंपटीशन जीतने लग जाती है और उसका काफी नाम हो जाता है। कुछ दिन बाद उसे देखने लड़के वाले आते हैं। कुछ ही दिनों बाद दीपक और दीपिका की शादी हो जाती है। दीपिका एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती है, पर वो अपने खाने पीने का शौक बरकरार रखती है। वो आए दिन या तो खुद घर पर कुछ बना लेती या फिर बाहर से कुछ मंगवा लेती, जिसे लेकर उसकी सास सुमित्रा उसे ताने देती रहती थी। अरे ओ बहू, अरे कब तक खाती रहेगी? थोड़ा तो घर वालों के बारे में भी सोच। अरे तो सासू माँ, आप भी खा लीजिए ना, मैंने कौन सा आपका हाथ रोका है? अरे हाथ चाहे रोका हो या ना रोका हो, लेकिन तुझे अपने पति के बारे में तो सोचना चाहिए ना। बेचारा कैसे कैसे करके पैसे कमाता है और तू पूरा दिन बस चपड़ चपड़ खाती ही रहती है। हाँ देखिए सासू माँ, आपको खाना है तो खाइए, वरना ये डायलॉग बाजी मत चलाइए। जुबान भी तीखी मिर्ची की तरह एकदम कड़वी है। सास के आगे कैसे बोल रही है पटर पटर। तो आप तो बड़ी चीनी में डूबी हुई पताशा हो ना, करेला हो वो भी नीम चढ़ा। दीपिका और सुमित्रा का आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन, दीपक, क्या मैं इतना ज्यादा खाती हूँ? बताना जरा। नहीं तो किसने कहा तुम्हें? तो तुम्हारी माँ मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है हमेशा कि मैं इतना खाती रहती हूँ? अरे अब से तुम्हें ऐसा कोई नहीं बोलेगा, मैं माँ से बात कर लूंगा ना। बस अब खुश?
कुछ। वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना मैं फूड ब्लॉगिंग करना शुरू कर दूं। ये फूड ब्लॉगिंग क्या होता है? अलग अलग जगह जाकर अलग अलग तरीके का खाना खाकर उनके वीडियो शूट करना, फिर उन्हें YouTube या Instagram पर पोस्ट करना और लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स मिलने पर ना इनकम भी मिलती है फिर हमें। अच्छा तो ठीक है, तो तुम कल से शुरू कर दो, मैंने कब मना किया। दीपक की रजामंदी के साथ वो फूड ब्लॉगिंग करना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी सास तब भी उसे रोज ताने देती रहती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। एक दिन आर्थिक मंदी के कारण दीपक का काम चौपट हो जाता है। वो पूरी तरह से कंगला हो जाता है। वो थका हारा जब अपने घर आता है। दीपिका, दीपिका, कहाँ हो तुम? जी हाँ जी, अभी आई। कहिए क्या हुआ? हमारा सारा काम चौपट हो गया है, मेरे पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं है। पता नहीं भगवान, अब हमारा क्या होगा। मैं ना कहती थी बहू, तू थोड़ा कम खाया कर। देख ले, अगर तू कम खाती तो आज ये नौबत ही ना आती। और तू दीपक, तू भी इसका बहुत साथ दे रहा था ना, अब देख ले पलटी ना काया। माँ जी, अभी ये बात सोचने की नहीं है, बल्कि हमें इस बात का कोई हल ढूंढना होगा ताकि हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। तभी अचानक दीपिका अपना फोन चेक करती है और देखकर जोर से चिल्लाती है, ओह माय गॉड! अरे चिल्ला क्यों रही हो? आप सबको पता है, मेरे YouTube के फूड ब्लॉगिंग चैनल से अब मुझे परमानेंट इनकम मिलना शुरू हो गया है। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। ओ माँ जी, दीपक, मेरे YouTube चैनल से अब मुझे पैसे आने शुरू हो गए हैं। लोगों ने मेरे बनाए हुए फूड ब्लॉग्स को बहुत ज्यादा पसंद किया है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक किया है और अब मेरी वीडियोस की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। इस तरह दीपिका अपनी फूड ब्लॉगिंग के जरिए अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने में कामयाब हो जाती है। उसकी सास सुमित्रा को अभी अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगती है। दीपक भी दीपिका की फूड ब्लॉगिंग में मदद करती हैं। इस तरह सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी चटपटी बहू? क्या आपके आसपास भी है कोई ऐसी फूडी लवर? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।